अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कल केपी में पाकिस्तान में केपी के एक फाटा जो पहले फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ कबायली इलाका गैर इसके कई नाम थे, वो इमरान खान के दौर में केपी के प्रोविंस में डाल दिया गया था। उस कबायली इलाके की एक एजेंसी है कुर्रम एजेंसी। वहाँ पे पारा चिनार में यात्रियों की बसों के ऊपर हमला करके 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। पहले खबर आई कि 38 मारे हैं, फिर हुआ कि 81 और फिर अब 100 से ज़्यादा बात जा रही है। कई अभी ज़ख्मी हैं। 81 लाशें जब आई थी हॉस्पिटल में, उस वक्त उसमें 21 औरतें थीं, 17 दूध पीते बच्चे थे और 21 बच्चे 7 और 13 साल के दरमियान के थे। लोअर कुर्रम की इलाके में मंदूरी में ये उस वक्त पेश आया वाक़या जब एक काफिला जा रहा था गाड़ियों का, शियाओं का। और मज़े की बात बताऊं कि उस काफिले की सिक्योरिटी पे पुलिस भी थी। पुलिस वाला एक भी नहीं मरा, वो सिक्योरिटी पे मौजूद थे। पुलिस वालों से पूछा गया, भाई तुम क्या कर रहे थे? बोला हमें पता ही नहीं चला फायरिंग कहाँ से हो रही है। तो मंदूरी के जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर ने बताया कि अब तक 81 लाशें आ गई हैं। मसला ये है कि 12 अक्टूबर को भी कुर्रम एजेंसी में मुसाफिरों की एक वैगन पे हमले के नतीजे में 15 आदमी मारे गए थे। अब इसमें सवाल यह है कि ये कुर्रम एजेंसी इतना अहम क्यों है? पाकिस्तान की नॉर्दर्न वेस्ट बॉर्डर जो है वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कुर्रम है, और इसका जोग्राफिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये 3 तरफ से अफ़गानिस्तान से बॉर्डर लगता है और सिर्फ एक तरफ से पाकिस्तान से लगता है। तो जब अफ़गानिस्तान में वार चल रही थी तो कुर्रम की अहमियत बहुत बढ़ गई थी, और पाकिस्तान जो टेररिस्ट भेज रहा था अफ़गानिस्तान में, कभी सोवियत बैक्ड अफ़गान गवर्नमेंट बबरक कारमल के ख़िलाफ़, कभी मुजाहिदीन के नाम पे, कभी तालिबान के नाम पे, और कभी अशरफ गनी सरकार के ख़िलाफ़, कभी हामिद करज़ई के ख़िलाफ़, और अब तालिबान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को टेररिस्ट भेजने में सबसे आसानी रहती है। और ये पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ का ओनली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेजॉरिटी शिया हैं, और इसके चारों तरफ इसको तोते की चोंच भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरह से है कि सिर्फ एक कॉर्नर पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, बाकी चारों तरफ अफ़गानिस्तान है। और इसका पाकिस्तान से कनेक्शन, कुर्रम एजेंसी का पाकिस्तान से कनेक्शन सिर्फ एक रोड से है, और जो लोअर करम में संदा के इलाके से गुज़रती है, और वो सुन्नी मेजॉरिटी एरिया है। अज़ीज़ दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान ने इस पे कोई भी गाड़ियां जो गुज़रती हैं वो सिक्योरिटी के बगैर नहीं गुज़र सकती। लेकिन ये कैसी सिक्योरिटी है कि 12 अक्टूबर भी हमले में इतने सारे लोग मारे गए, और कल भी हमले में इतने लोग मारे गए। कुर्रम एजेंसी का नाम एक्चुअली दरियाई कुर्रम है, वहाँ से उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। इसमें अपर कुर्रम, सेंट्रल कुर्रम और लोअर कुर्रम है। और इस इलाके में वाइट माउंटेन्स, सफ़ेद पर्वत हैं बहुत सारे, जो सारा साल बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। और इस तरह ये मामला हुआ। अब कोई ये बताए कि ये किसने करवाया? 24 नवंबर इमरान खान ने लास्ट कॉल दी है कि लास्ट कॉल है, सब इस्लामाबाद में जमा हों। अब हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ा जाता, इस सरकार को ख़त्म नहीं किया जाता, नए इलेक्शन नहीं कराए जाते, या हमें सरकार दी जाए और इलेक्शन में जो धांधलियाँ की गई वो वापस ली जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। और बेलारूस का एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन पाकिस्तान आया है,
اور بیلاروس کا प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहा है 24 या 25 नवंबर को। और 24 नवंबर इमरान खान की पीटीआई ने प्रोटेस्ट आंदोलन की कॉल दी है। और ज़ाहिर है इमरान खान का पावर बेस केपी है, तो केपी में ऐसे मामलात करा के कौन उसको रोकने की कोशिश करने का कौन कर सकता है, आप बताएं। केपी में इमरान खान की जो पीटीआई है वो इस वक्त ख़ास तौर पे जब वो आंदोलन की प्रोटेस्ट दे रहे हैं, वो लोग तो नहीं करेंगे, ये पीटीएम तो नहीं करेगी, ये तो कौन कर सकता है वहाँ पे, और कौन है। टीटीपी के नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये टीटीपी ने भी नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि परसों इसी इलाके में एक मॉब लोग जमा हुए और एक पुलिस स्टेशन के बाहर, और उन्होंने कहा, पेशावर में, और इन्होंने कहा कि एक आदमी है ब्लास्फेमी का जिस पे इल्ज़ाम लगाए वो हमारे हवाले करो। पुलिस स्टेशन में वो बंद था, हज़ारों लोग वहाँ पे जमा हो गए, पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया कि हमारे हवाले ये ब्लास्फेमर को करो ताकि हम इसको खुद सज़ा दें। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये ब्लास्फेमर्स को किस तरह सज़ा देते हैं, और ब्लास्फेमर्स तो एक्चुअली होते भी नहीं हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं सारे मामलात। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये असल कहानी है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया में टेररिज्म के हवाले से एक पायनियर है, एक उनसे बड़ा कोई है नहीं, उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता टेररिज्म में। ये जितना टेररिज्म का काम हो रहा है ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर में हो रहा है। दुनिया के 142 कंट्रीज़ की एक लिस्ट आई है जिसमें पाकिस्तान तीसरा सबसे ख़राब मुल्क है सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। इसी तरह लास्ट ईयर अमेरिका में जो पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर रहते हैं हुसैन हक्कानी साहब, जिनके मैं भी एक बार इंटरव्यू ले चुका हूँ, उन्होंने लास्ट ईयर एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने बताया था रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए कुछ मिलिटेंट्स को यूज़ किया जाता है, जबकि दूसरे मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए मिलिटेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। ये हमें अच्छी तरह पता है। बलूचिस्तान में भी इन्होंने टेररिस्टों के ग्रुप बनाए हुए हैं और केपी में भी बनाए हुए हैं। तो ये सारा काम पाकिस्तान की आर्मी का है और कोई इसमें शामिल नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, कुर्रम का वाक़या एक चमाट है, एक तमाचा है पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, और लानत है ऐसे मुल्क के ऊपर जो जहाँ अपनी कोई सिक्योरिटी ना हो ना, उस मुल्क को ज़िंदा रहने का, कायम रहने का कोई हक़ ही नहीं है। जहाँ बलूचिस्तान में, केपी में कहीं भी कोई महफूज ही नहीं है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो मुल्क को कायम रहने का हक़ है। ये खुदकुश हमला हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग, 12 पुलिस वाले मारे गए, 12 फौजी मारे गए, बन्नू केपी। आप केपी से खाली वो नहीं है मामला, ये कोटली, पीओके कोटली मैदान जंग बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आम आदमियों की जॉइंट एक्शन कमेटी के जो चीफ हैं उनके दांत टूट गए, वो शदीद ज़ख्मी हैं। कोटली शहीद चौक पे हालत ख़राब है और आंदोलन चल रहा है और बाकायदा एक हालत जंग है सिक्योरिटी फोर्सेस और पीओके के कश्मीरियों की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है पीओके। आपके खुद सोच लें कि कश्मीरी कहाँ सेफ है और कहाँ महफूज है। रिसोर्सेज की हालत यह है कि फ़ौजी अब जाने को तैयार नहीं है उन इलाकों में जहाँ पे टेररिज्म या जहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो रही है। मैं तो इसको टेररिज्म मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप एक टेररिस्ट आर्मी के मुकाबले के लिए जो काम करते हैं वो टेररिज्म नहीं है, वो रिटेलिएशन है, वो रेजिस्टेंस है, वो अपने इलाके, अपने लोगों को महफूज करने के लिए मुकाबला है। लेकिन ये जो बड़े बड़े आर्मी के जो जनरल्स हैं, जो बिलियनर हैं, सारा पैसा खा जाते हैं,
یہ دیکھیں جب فوجی مرتا ہے تو گدھے پہ فوجیوں کی لاشوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کے ریسورسز کا عالم ہے کہ پرائم منسٹر، منسٹرز، آرمی چیف وغیرہ کے لیے پرائیویٹ جیٹس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، لیکن یہ فوجیوں کی لاشوں کو کیری کرنے کے لیے ان کو گدھوں پہ لے کے جانا پڑ رہا ہے. فوجیوں کا کیا کھانا پینا ہوتا ہے اور کیا نہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کل آرمی چیف نے بزنس مینوں سے میٹنگ کی اور اس میں آرمی چیف نے پوری دنیا میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اپنا پیسہ لے کے پاکستان آئیں، یہاں انویسٹمنٹ کریں، اور آپ دیکھیے کہ اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں، فلان ہے ڈمکان ہے. او بھائی صاحب، تم نے عاصم سلیم باجوہ کو کیوں نہیں کہا؟ ایک فون کر کے کہہ سکتے تھے کہ تم نے بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی ان کی امپائر ہے جو آرمی جنرلوں کی، کینیڈا، امریکہ، یورپ میں پراپرٹیاں ہیں، دبئی میں ہیں، وہ سب بیچ کے آئیں. خالی پاکستان کے جتنے ریٹائرڈ آرمی جنرلز ہیں نا، جنہوں نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ، دبئی، کینیڈا، امریکہ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے ٹوٹل قرضے سے زیادہ ہے. تم اپنے جنرلوں کو تو خالی اشارہ کرو، وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ خود جس دن ریٹائر ہوں گے باہر بھاگے ہوں گے. تو عزیز دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ صرف پی او کے، صرف کے پی کے حالات خراب نہیں ہیں، بلوچستان کے اپنے حالات بھی بہت خراب ہیں. پاکستان آرمی نے کل میٹنگ ہوئی جس کو ہیڈ تو شہباز شریف کر رہے تھے، لیکن اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ کون ہے پاکستان کا. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں ایک فل فلیج آپریشن شروع کیا جائے گا. اب ہم یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ بھائی یہ فل فلیج آپریشن اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بلوچستان میں 1948 سے تو تم آپریشن کر رہے ہو، اب تک تو تم بلوچستان کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. بلوچستان کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، بلوچستان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جو دولت بلوچستان کما کے پنجاب کو دے رہا ہے، اگر وہ پنجاب کے بجائے بلوچستان پہ ہی انویسٹ کرتے نا تو آج بلوچستان میں بھی آزادی کے متوالوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. وہ کہتا نہیں، ہمیں یہاں پہ پاکستان نے اتنا خوش رکھا ہے، اتنا ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے، ہمارے نیچرل ریسورسز، ہماری دولت کی لوٹ مار نہیں ہو رہی، ہمیں آزاد ہو کے کیا کرنا ہے، ہم خوش ہیں پاکستان میں. لیکن آپ نے 1948 سے آج تک صرف بلوچستان کو لوٹ مار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لوٹ کی دکان بنایا ہوا ہے. بغیرتوں، یہ دنیا کے ہر ملک کا، مجھے یاد ہے میں جب بیلجیم میں ازائلم سینٹر میں رہتا تھا تو ہمارے ازائلم سینٹر میں ایک ریفیوجی تھا پاکستانی جو جرمنی سے آیا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جرمنی میں انڈیپینڈنٹ کونسلز ہیں ساری. کہتا ہے اسٹوٹ گارڈ جرمنی کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ مرسیڈیز اور آئی بی ایم کا ہیڈ کوارٹر ہے یا مین وہاں پہ وہ ہے. تو بولا اسٹوٹ گارڈ جرمنی کا ریچسٹ ایریا ہے اور اسٹوٹ گارڈ کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، اور وہ جرمنی کے باقی علاقوں کو اگر پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ ان کو ایز اے ہیلپ یا ایز اے لون دیتا ہے. یہ انٹرنیشنل ایک لا ہے، رول ہے کہ جس علاقے کی دولت ہے اس علاقے کے رہنے والوں کا اس دولت پہ حق ہے. لیکن پاکستان ان سارے علاقوں کی دولت کو لوٹ رہا ہے، اور جو علاقہ پاکستان کا کچھ دے نہیں سکتا یعنی پنجاب، اس کو بھر رہا ہے. تو عزیز دوستوں، پاکستان کا معاملہ ٹیررزم یا یہ چیز نہیں ہے. پاکستان میں اب ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ اس بدبخت آرٹیفیشل ٹیررسٹ اسٹیٹ پاکستان کو انگریزوں نے اور امریکہ نے مل کے بنایا تھا، وہ اب ٹوٹ جانا چاہیے. عزیز دوستوں، تھوڑی سی اینڈ پہ میں آپ کے سامنے چائنا کے حوالے سے ایک چیز رکھوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو کہ سی پیک بھی کہا جاتا ہے، وہ سی پیک تو اب تقریباً فیل ہو چکا ہے، اور چائنا نے اب افغانستان کے ذریعے ایران تک روڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ چائنا کا فاسٹسٹ روٹ ہوگا ایران کے لیے.
अजीज दोस्तों, ईरान के ऊपर एम्बार्गो है, ईरान का पेट्रोल खरीदने के ऊपर पाबंदी है। पाकिस्तान जैसे भिखारी गुलाम मुल्क को इजाज़त नहीं है कि अपने बगल में ईरान से पेट्रोल खरीद सके लीगली। स्मगलिंग हो रही है दबा के, ठीक है, एम्बार्गो है। लेकिन ये एम्बार्गो और ये सब इंटरनेशनल चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ छोटे मुल्कों के लिए होती हैं। ईरान का 80 to 90% पेट्रोल है ना चाइना खरीद रहा है, और अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि चाइना को रोके। तो अब चाइना ने ये जो रोड बनाने का फैसला किया है, इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि सीपेक तो खाली एक हवा में ही खड़ा है, सीपेक का चाइना को ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चाइना के लोग इतने यहाँ पे मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में कि चाइना सीपेक के हवाले से इतना खुश नहीं है। तो अब वाया अफगानिस्तान ईरान के ज़रिए सीपेक भी मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि आगे ईरान से फिर तुर्की और यूरोप तक डायरेक्ट इनका हिसाब किताब है। तो कल को ईरान से फिर वो रोड तुर्की, और फिर तुर्की के बाद तो आगे है ही रोड यूरोप का पूरा। तो ये अब चाइना कर रहा है, और पाकिस्तान के सीपेक को एक और धचका लगाए। और क्यों ना हो, कल चाइना में मिनरल्स के लिए एक कंपनी से, पाकिस्तान की एक कंपनी से मिनरल्स खरीदे कई कंटेनरों में चाइनीज़ कंपनियों ने। तो वो जब पाकिस्तानी सप्लायर के कंटेनर चाइना पहुंचे तो उन कंटेनर्स में मट्टी भरी हुई थी मिनरल्स की जगह। इस कौम से आप अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। ये चाइना ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब चाइना को भी अंदाज़ा हो गया है कि इस कौम से आप किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं रख सकते। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान के 24 नवंबर के प्रोटेस्ट के लिए आर्मी, जिनकी कंपनीज़ हैं रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, एफसी जिसको कहते हैं, वो डिप्लॉय कर दी हैं इस्लामाबाद में। और पूरी कोशिश होगी कि इनको रोका जाए, आने ना दिया जाए। और लेट्स सी कि 24 नवंबर को इमरान खान क्या उखाड़ लेते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।